हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 का पार्ट 7, जिसमें हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यूनिट 2 की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो यूनिट है इसमें हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट को डिस्कस कर रहे थे और स्टेट एग्जीक्यूटिव को। तो अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट को खत्म कर दिया है और अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स या फिर कौन कौन से पोजीशंस जो है वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले द स्टेट एग्जीक्यूटिव comprises the chief minister, the council of ministers and the governor। तो जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रही है, तो उसके अंडर कौन कौन से लोग आ गए? उसके अंदर मेरे चीफ मिनिस्टर आ गए, सीएम जिसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए और उसके साथ साथ मेरे गवर्नर आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों पे बात करने वाले हैं। इनके पास क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब लिखा है यहाँ पर कि इट फॉलोज अ पार्लियामेंट्री पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विद सर्टेन मैटर्स गिविंग प्रेसिडेंस टू द यूनियन। इसका मतलब क्या है कि इट का मतलब क्या हुआ? स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो भी एक पार्लियामेंट्री पैटर्न के सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पर जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था कि दो मेरे हाउसेस थे, लोकसभा राज्यसभा। लोअर हाउस लोकसभा को बोलते थे, अपर हाउस राज्यसभा को बोलते थे। उसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव भी एक पार्लियामेंट्री पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे कि मेरा यूनियन गवर्नमेंट करता है। और कुछ ऐसे मैटर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर यूनियन को ज्यादा बोल सकते हो, ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है या फिर ज्यादा प्रेसिडेंस मिलती है। ठीक है, This arrangement is designed to uphold the unitary essence of country's structural framework। और ये जो अरेंजमेंट रखा गया है, जो पार्लियामेंट्री पैटर्न रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है ताकि जो कंट्री है उसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो मेंटेन रह सके। अब है द गवर्नर। अब यहाँ पर जो भी मेरे तीन जो बॉडीज हो गई या फिर जो तीन चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर हो गए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि द गवर्नर सर्व ड्यूअल रोल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एट द स्टेट लेवल एंड एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नर होते हैं उनका दो काम होता है। डुअल रोल का मतलब है कि उनका दो रोल की तरह वो काम करेंगे। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होंगे स्टेट लेवल पे। अब क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात है तो इसीलिए गवर्नर कहाँ पर होंगे? गवर्नर मेरे स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का वो क्या करेंगे? एक ब्रिज का वहां पर एक ब्रिज की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अब ब्रिज क्या है? जैसे ब्रिज समझ सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है? इनको जोड़ने का काम मेरे गवर्नर करते हैं। ठीक है, दे एक्ट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मेरे गवर्नर होते हैं उनको एडवाइस देने का काम किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द गवर्नर्स नेम। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो मेरे गवर्नर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी क्या होता था कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स थे उनको एडवाइस करने का काम, या फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ले तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वहां पर क्या करते थे? वहां पर चूज करते थे। तो उसी तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं बहुत सारे अलग अलग मैटर्स में। ठीक है, फिर आता है मेरा कि हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लिया। अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक कि गवर्नर की क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। सो आर्टिकल 157 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 says that no person shall be eligible for the governor unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years। तो गवर्नर की जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है और जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शन है, वो आर्टिकल 157 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहली चीज ये याद करने वाली है। दूसरी चीज है कि किसी भी पर्सन को गवर्नर की पोजीशन पे, यहाँ तक कि गवर्नर की पोजीशन पे भी नहीं, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी पोस्ट में होना है अपॉइंट, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी यही होती है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही होती है कि आप इंडिया की सिटीजन होने चाहिए। तो ये चीज तो सभी में कॉमन है। लेकिन गवर्नर के केस में क्या होता है कि आपने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो तभी आप गवर्नर बन सकते हो। ठीक है, फिर एक गवर्नर इज ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो ये तो हमने देखा था कि गवर्नर क्या है? गवर्नर मेरे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट थे, है ना। और उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को हम लोग रियल हेड बोल रहे थे। तो अगर हम स्टेट के लेवल पे बात करेंगे तो जो मेरे गवर्नर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मेरे गवर्नर के अंडर आते हैं।
who exercise his function in the accordance with the advice of council of ministers of the state concerned। और हमने देखा भी कि गवर्नर अपना काम जो है, अपना फंक्शन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करते हैं, ठीक है। In addition to this, the governor holds dual role as he function as an agent of central government also। और ये हमने देखा भी था dual role कैसे होता है कि वो एक ब्रिज की तरह भी काम करते हैं, है ना, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फिर है अंडर आर्टिकल 153 देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल्सो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 153 में ये बताया गया है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि एक पर्सन क्या हो सकता है, एक ही पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो हमने देखा कि जो मेरे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, इसीलिए सारी स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के अंडर होती है, और गवर्नर का ये काम होता है कि वो जो पर्टिकुलर पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज कर सके, उनको अप्लाई कर सके, या तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो भी ऑफिसर, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो भी ऑफिसर्स उनसे नीचे होंगे उनके थ्रू भी वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे गवर्नर के बारे में। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बेसिकली इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो आर्टिकल 157 तो मैंने बता ही दिया कि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नर के लिए। तो सबसे पहले नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये चीज तो सभी में कॉमन है। नेक्स्ट भी हमने देख लिया था कि ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। नेक्स्ट है मेरा he should be such a person who is outside the state so as to not indulge in local politics। तो गवर्नर जो बनना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब सपोज करो कि आपको किसी स्टेट का गवर्नर बनना है, ठीक है, तो आप किसी और स्टेट के होने चाहिए, उस स्टेट के नहीं होने चाहिए। अभी क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है ताकि जो लोकल लेवल पे, जो कि उस स्टेट के लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है वहां पर आप शामिल ना हो। इसीलिए उसमें क्या होना चाहिए, जो भी पर्सन उस स्टेट से किसी और स्टेट का होगा वो गवर्नर के लिए क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। When the same person is appointed as governor for 2 or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such a manner as the president by order determined। जैसे सपोज करो कि कोई एक गवर्नर है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर है, तो उस केस में उसकी जितनी भी पे होगी, जितनी भी उसको अलाउंसेस मिलेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो मेरे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर आता है द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जितना भी मेरा टर्म ऑफ ऑफिस होगा गवर्नर का, उसके ड्यूरेशन में जो मेरे अलाउंसेस हैं, जो मेरे इमोल्यूमेंट है मेरे गवर्नर के, वो डिमिनिश्ड नहीं होने चाहिए। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना या फिर डिक्रीज होना, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए जो भी गवर्नर है उनके अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स कम नहीं होने चाहिए। अब आता है मेरी पावर्स ऑफ गवर्नर। सो द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल पोजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर बट ही डज नॉट पोजेस। अब देखो इतनी सारी पावर्स मेरे गवर्नर को मिली हुई हैं पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, लेकिन कौन सी पावर गवर्नर को नहीं मिली है, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज। तो ये जो सारी पावर होती हैं डिप्लोमैटिक, मिलिट्री पावर से रिलेटेड जो होती हैं, और इमरजेंसी पावर्स थी, जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास होते हैं। बाकी सारी जो पावर्स हैं, इतनी सारी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो सारी पावर मेरी गवर्नर को मिली हुई है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आती है मेरी एग्जीक्यूटिव पावर। सो एज स्टेटेड अबव, द एग्जीक्यूटिव पावर रिफर्स टू दोज पावर विच आर एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर। इसका मतलब क्या है, ऐसी सभी पावर्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म करते हैं, किसके नाम पे, गवर्नर के नाम पे। मतलब नाम तो गवर्नर का होता है, लेकिन जो करता है वो कौन होते हैं, वो असली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऐसी सारी पावर को एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। Hence governor is only nominal head and council of ministers is the real executive। तो जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के केस में भी वहां पर क्या था कि जो प्रेसिडेंट थे वो नॉमिनल हेड थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रियल एग्जीक्यूटिव थे, रियल हेड थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो गवर्नर होंगे वो मेरे नॉमिनल हेड की तरह हैं, और जो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मेरे रियल एग्जीक्यूटिव की तरह हैं, ठीक है। क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव पावर मेरे कौन परफॉर्म कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। अब द फॉलोइंग पोस्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टर्म। अब ये जो
बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो अपॉइंट कौन करता है, मेरे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे या फिर उनका कंसल्टेशन लिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे अपॉइंट किए जाएंगे, और एडवोकेट जनरल जो होंगे वो भी मेरे कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर। ठीक है। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट. During the period of president rule in a state, the governor enjoys extensive executive power as an agent of president. इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, वो रेकमेंड कर सकते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट को, क्योंकि बेसिकली है क्या कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का काम तो प्रेसिडेंट का है। ठीक है, उसको प्रोक्लेम करने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, वो काम मेरे गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है। और जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाता है, उस केस में भी गवर्नर के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स आ जाती हैं और वो प्रेसिडेंट के एक एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट है मेरी लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर हम लोग को पता है, ऐसी सभी पावर जो कि लॉ मेकिंग से रिलेटेड होती है, उसको हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, दिस पावर ऑफ गवर्नर कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बिल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटर। मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो मेरी बेसिकली दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती हैं। एक है मेरी बिल से रिलेटेड और दूसरी है मेरी लेजिस्लेटर से रिलेटेड। तो बिल से रिलेटेड क्या होगी, when a bill other than money bill is presented before governor for his assent, he either gives assent to the bill, withhold his assent to the bill, return the bill for reconsideration of the houses, but if the bill is passed again by state legislature with or without amendment, he has to give his assent or reserve the bill for consideration of the president. However, the governor also cannot send money bill back for reconsideration. देखो यहाँ पर क्या बताया गया, हम लोग को पता है कि एक ऑर्डिनरी बिल होता है और बेसिकली क्या होता है, मनी बिल होता है। ठीक है, तो सपोज करो कोई ऐसा ऑर्डिनरी बिल आया है जो मनी बिल से अलग है, मतलब एक ऑर्डिनरी बिल गवर्नर के सामने रखा गया है कि आप अपना अप्रूवल इस पे दो। तो जो गवर्नर है उनके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो बिल को अपने पास रख सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं, या फिर वो उसको मतलब अपना अप्रूवल दे सकते हैं, या फिर एक केस हो सकता है कि वो उस बिल को वापस भेज दें कि आप दोबारा से एक बार कंसीडर कर लो, इस बिल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो चीज। लेकिन एक चीज होती है कि अगर ये जो पर्टिकुलर बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, और हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने वहां पर चेंजेस किए हों, हो सकता है ना किए हों, लेकिन उस केस में गवर्नर को वहां पर क्या है कि उनको अपना अप्रूवल देना ही पड़ेगा। या तो वो उसको क्या करेंगे कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर उस बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं ताकि वहां पर प्रेसिडेंट की एडवाइस ली जा सके। ठीक है, और एक और चीज होती है कि गवर्नर कभी भी मनी बिल को क्या कर सकते हैं, मनी बिल को सेंड बैक नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये चीज एक बिल से रिलेटेड होती है। लिखा है दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों होता है कि वो मनी बिल को दोबारा रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकते हैं, दिस इज बिकॉज द मनी बिल वुड यूजुअली बी इंट्रोड्यूस विद प्रायर एसेंट ऑफ governor only. In case the money bill reserved for president assent, the president has to state whether he is given assent or withholding his assent. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि वो मनी बिल को इसीलिए वापस नहीं भेज सकते क्योंकि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है जब गवर्नर वहां पर अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपने अप्रूवल, गवर्नर ने आपको सोच समझ के अप्रूवल दिया होगा ना, तो अगर गवर्नर ने वहां पर अप्रूवल दे दिया है, मनी बिल इंट्रोड्यूस हो गया है पर्टिकुलर केस में, तो उस केस में गवर्नर वहां पर वापस नहीं भेज सकते हैं उस मनी बिल को। ठीक है, और हो सकता है कि वो मनी बिल रिजर्व किया हो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट को या तो अपना वहां पर अप्रूवल दे देना चाहिए या फिर उसको होल्ड करके रख सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब है विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर। तो बिल से रिलेटेड ये था। लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्या है, ही हैज द पावर टू समन प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटर एंड कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन इट लूजेस द कॉन्फिडेंस। आर्टिकल 176। तो बेसिकली लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्या है कि गवर्नर के पास वो पावर होती है कि वो समन करे, मतलब खत्म कर दे स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वहां पर हमें समझ में आएगा। तो बेसिकली अभी समझ लो कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने की पावर होती है मेरी गवर्नर के पास। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल पावर। सो फाइनेंशियल मतलब कि सारी मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो मेरी यहाँ पर बोली जाएंगी। So he lays before the legislature annual financial statement, state budget। तो जो स्टेट का बजट होता है वो मेरे गवर्नर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
फिर है मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑन इज प्रायर रिकमेंडेशन। तो हमने देख ही लिया कि मनी बिल पहले रिकमेंड होता है, पहले रिकमेंडेशन ली जाती है गवर्नर की, उसके बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो उनकी रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट नहीं ले सकते आप। ठीक। मनी फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड कैन बी विड्रॉन आफ्टर हिज रिकमेंडेशन फॉर मीटिंग द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो जो मेरा बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो उसमें से जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है उसमें से पैसा विड्रॉन नहीं हो सकता विदाउट गवर्नर के अप्रूवल के बाद। और यहाँ पर क्या होता है, अब ये पैसा क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उसमें यहाँ पर हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पहले वहां पर गवर्नर से रिकमेंड करवाना पड़ेगा, वहां पर गवर्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा विड्रॉ होगा। ठीक है। He constitutes finance commission for every 5 years to review the financial situation of municipality and पंचायत। और गवर्नर का एक काम होता है कि वो फाइनेंस कमीशन को भी बनाते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं पूरा हर 5 साल में, ताकि जो भी म्यूनिसिपैलिटी एरियाज होते हैं या फिर जो पंचायत होती हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसको पूरे को रिव्यू करने के लिए बेसिकली ये फाइनेंस कमीशन मेरे गवर्नर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल पावर। सो प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो बेसिकली जुडिशियल पावर में क्या आ गया, मतलब कि अगर जजेस का वहां पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं, मेरे गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। तो वहां पर गवर्नर का रोल जुडिशियल पावर में आ जाता है। फिर आता है पार्डनिंग पावर। सो ही हैज द बिलो पार्डनिंग पावर अगेंस्ट एनी ऑफेंसेस टू विच स्टेट पावर एक्सटेंड्स। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है किसी को माफ करना। ठीक है। तो गवर्नर के पास अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस किया है, उस केस में गवर्नर के पास क्या क्या पार्डनिंग पावर होती है। सबसे पहले तो पार्डन की, कंप्लीटली एब्सॉल्व द ऑफेंडर, मतलब उसको हमेशा, मतलब जो भी जिसने ऑफेंस किया है, जिसने कोई क्राइम किया है पर्टिकुलरली, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज है, तो वहां पर गवर्नर के पास वो ऑप्शन है कि वो उसको माफ कर दे, पार्डन कर दे। ठीक है। दूसरा होता है रेप्रीव। तो स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो या तो वो रेप्रीव कर सकते हैं या फिर रिस्पाइट, अवॉर्डिंग लेसर पनिशमेंट। तो रिस्पाइट में क्या होगा कि बेसिकली जो भी उसने ऑफेंस किया होगा, जो भी क्राइम किया होगा, उससे अगर कोई जो भी उसको पनिशमेंट मिलने वाली होगी, उससे कम पनिशमेंट भी उसको देना, वो रिस्पाइट है। फिर रिमिशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। तो वहां पर जो भी उसके बेसिकली जो जेल होती है, वहां पर सेंटेंस बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी वो जेल है उसमें रहने का जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसको कम कर देना। तो इन सारे चीजों से, इन सारे तरीकों से गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर दी हुई है। सबसे पहले पार्डन है, फिर रिप्राइव है, रिस्पाइट है एंड रीएमिशन है। ठीक है। फिर है लास्ट कंप्यूटेशन। तो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म विद अनदर। तो कंप्यूटेशन के तौर पे भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। फिर है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मैंने बताया हुआ है, उसको बनाने की पावर भी मेरी गवर्नर की होती है। ठीक है। फिर आता है गवर्नर का रिमूवल कैसे हो सकता है। सो प्रेसिडेंट इन इफेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एट एनी टाइम इवन विदाउट गिविंग एनी रीजन फॉर हिज रिमूवल। तो जो पावर होती है गवर्नर को रिमूव करने की, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर चाहे तो रीजन दे, चाहे तो ना दे, लेकिन कोई रीजन ना भी दे तब भी प्रेसिडेंट क्या है, गवर्नर को अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है। However, this power cannot be exercised in an arbitrary manner. It is to be exercised in rare and exceptional circumstances for valid and compelling reason. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रीजन होना चाहिए जो भी गवर्नर को हटाने का, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही होता है, और यहाँ पर आपको एक वैलिड रीजन देने की जरूरत है। द मेयर रीजन दैट गवर्नर इज एट वेरियंस विद पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम कैन नॉट बी द रीजन फॉर हिज रिमूवल। तो ये रीजन नहीं होना चाहिए गवर्नर को हटाने का कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी आइडियोलॉजीज हैं गवर्नर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाइन नहीं हो रही है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नर के ऊपर। तो ये दोनों रीजन गवर्नर के रिमूवल के लिए नहीं हो सकते हैं। चेंज इन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी द रीजन फॉर हिज रिमूवल। उसी के साथ साथ अगर बेसिकली एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई है और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट आई है जिसको गवर्नर नहीं समझ में आ रहा है, उस केस में भी आप गवर्नर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। मतलब ये 3 रीजन गवर्नर के रिमूवल के लिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है। The decision to remove a governor can be challenged in any court of law. तो आपको गवर्नर को रिमूव करना है तो इसको आप कोर्ट के थ्रू कर सकते हो। द कोर्ट इन एनी केस रिक्वायर्ड कैन आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिसीजन वाज मेड टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ कंपेलिंग रीजन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसने गवर्नर को रिमूव करने के लिए कोर्ट में वो गए
तो उस केस में जो कोर्ट होती है वो उनसे पर्टिकुलर जो भी मटेरियल्स होते हैं या फिर जो प्रूफ होते हैं वो मांगती है, ताकि वो लोग वेरीफाई कर सके और जो भी रीजन है गवर्नर को रिमूव करने का उसको सही से वहां पर वेरिफिकेशन हो सके, ताकि किसी सही पर्सन का वहां पर रिमूवल ना हो जाए। इसीलिए ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।